कभी सोचा है कि ये गुलाम एक बहुत बड़े साम्राज्य का सुल्तान बन सकता है? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले दौर की बात करेंगे जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी गुलाम वंश से। जी हाँ, नाम ही देखिए, अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक गुलाम ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रख दी जिसने 320 सालों तक हुकूमत की? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसकी शुरुआत ही बेहद असाधारण थी। दिल्ली सल्तनत कोई छोटी मोटी चीज तो थी नहीं। करीब 320 साल चली और इस दौरान एक के बाद एक 5 वंशों ने राज किया। गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। हमारी कहानी का फोकस है सबसे पहले वाले पर, यानी गुलाम वंश। तो कहानी शुरू होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से। वो मोहम्मद गोरी का एक सिपा सालार था, लेकिन एक आम सिपा सालार नहीं, बल्कि एक गुलाम सिपा सालार। गोरी की मौत के बाद 1206 में ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की पहली ईंट रखी और गुलाम वंश का आगाज किया। ऐबक का राज सिर्फ 4 साल ही चला। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वो अपनी दरिया दिली के लिए इतना मशहूर था कि लोगों ने उसे लाख बख्श, यानी जो लाखों का दान कर दे, और हातिम द्वितीय जैसे नाम दे दिए थे। भले ही ऐबक ने कम समय तक राज किया, लेकिन उसका काम आज भी दिल्ली और अजमेर में देखा जा सकता है। उसने भारत की पहली मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और हाँ, दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार का काम भी उसी ने शुरू करवाया था। लेकिन फिर 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी अचानक मौत हो गई। ऐबक के जाने के बाद स्टेज पर एंट्री होती है इल्तुतमिश की। अगर ऐबक ने सल्तनत की नींव रखी थी, तो इल्तुतमिश को हम उसका असली आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार कह सकते हैं। उसी ने इस बिखरी हुई सल्तनत को सही मायनों में एक साम्राज्य का शेप दिया। तो सवाल उठता है कि इतिहासकार उसे असली संस्थापक क्यों मानते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश ने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि सल्तनत के पूरे सिस्टम को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया। और उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करना। उसका सबसे बड़ा दांव था तुर्काने चहलगानी, जिसे 40 का दल भी कहते हैं। उसने 40 वफादार तुर्की सरदारों की एक इलीट टीम बनाई जो सुल्तान को सलाह देती और उसकी ताकत को मजबूत करती। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो चीज़ ताकत देने के लिए बनाई जाती है वही बाद में सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम भी शुरू किया। अब ये क्या था? ये एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन था। इसमें अधिकारियों को कैश सैलरी के बदले जमीन से टैक्स वसूलने का हक दिया जाता था। इससे एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो गया। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। इन स्टैंडर्ड सिक्कों के आने से सल्तनत में ट्रेड करना बहुत आसान हो गया। और हाँ, याद है कुतुब मीनार? जो काम ऐबक ने शुरू किया था उसे पूरा किया इल्तुतमिश ने। लेकिन उसकी काबिलियत सिर्फ इमारतें बनाने तक नहीं थी। उसने अपनी समझदारी और डिप्लोमेसी से चंगेज खान के मंगोल हमले के खतरनाक तूफान से सल्तनत को बचा लिया था। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई ऐसा बैठा जैसा भारतीय इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी बेटी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक बनी। एक जबरदस्त ट्रेल ब्लेजर। रजिया सिर्फ नाम की सुल्तान नहीं थी, उसने उस दौर के हर नियम को तोड़ा। वो पर्दा छोड़कर मर्दों की तरह लिबास पहनकर खुलेआम दरबार में आती थी। सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितना बड़ा और हिम्मत वाला कदम रहा होगा। लेकिन एक महिला का शासन, वो भी उस जमाने में, ये आसान नहीं था। और उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन बना? वही तुर्काने चहलगानी, जिसे उसके अपने पिता ने बनाया था। ये 40 ताकतवर सरदार किसी भी कीमत पर एक औरत के नीचे काम करने को तैयार नहीं थे। यही उसके शासन का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। तो इस टकराव का अंजाम क्या हुआ? सिर्फ 4 साल। रजिया का शासन सिर्फ 4 साल ही चल पाया। 1240 में उन्हीं तुर्की सरदारों ने साजिश करके उसे गद्दी से हटवा दिया और इस तरह भारत की पहली महिला शासक का अंत हो गया। रजिया के बाद दिल्ली में काफी उथल-पुथल रही और फिर आया गियासुद्दीन बलबन। मजे की बात देखिए, वो खुद उसी 40 के दल का हिस्सा था और उसे अच्छे से पता था कि सल्तनत की असली कमजोरी कहाँ है। सत्ता में आते ही उसने लॉ और रक्त यानी ब्लड एंड आयरन की सख्त पॉलिसी अपनाई।
बलबन ने सत्ता में आते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसने जड़ पर वार किया। तुर्कान ए चहलगानी खत्म। उसने उस ताकतवर गुट को पूरी तरह से तबाह कर दिया ताकि सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हाथ में रहे। वो चाहता था कि सुल्तान का खौफ लोगों के दिलों में बैठ जाए। इसके लिए उसने दरबार में बड़े सख्त ईरानी रिवाज शुरू किए। सिजदा यानी सुल्तान के आगे घुटनों पर झुकना, और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। मैसेज क्लियर था, सुल्तान कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुदा की परछाई है। तो कुल मिलाके बलबन का मिशन एक ही था, क्राउन की इज्जत और ताकत वापस लाना, चाहे जैसे भी हो। इसी मकसद से उसने एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज भी बनाया। बलबन ने सल्तनत को तो संभाल लिया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके वारिस उतने काबिल नहीं थे, और यहीं से गुलाम वंश के पतन की कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस पूरे वंश की कहानी को देखें तो इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स नजर आते हैं। ऐबक, जिसने नींव रखी, इल्तुतमिश, जिसने उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी की, रजिया, जो वक्त से बहुत आगे थी, और आखिर में बलबन, जिसने लोहे की मुट्ठी से सल्तनत को फिर से जोड़ा। और फिर 1290 में एक नई ताकत ने दिल्ली पर दस्तक दी, खिलजी क्रांति, और इसी के साथ गुलाम वंश के शासन का अंत हो गया और दिल्ली सल्तनत का इतिहास एक नया मोड़ ले चुका था। गुलाम वंश की ये कहानी हमें बताती है कि साम्राज्य कैसे बनते हैं और कैसे अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों से बिखर जाते हैं। लेकिन दिल्ली की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद का चैप्टर खिलजियों का था। क्या उस दौर को जानने के लिए तैयार हैं?